हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी टेक्स्ट बुक। माय नेम इज दीक्षा चौधरी और आज के डेली लीगल अपडेट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं मैं इस वीडियो में लेने वाली हूँ। एक तो देखिए, इस फर्स्ट वाले अपडेट से आप सभी अभी तक तो वाकिफ हो ही चुके होंगे, जो कि बात करता है सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट डिसीजन की, जहाँ पे 3 ईयर प्रैक्टिस के रूल को अपहेल्ड किया गया है इन ऑल दी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑल स्टेट्स में। तो बेसिकली सब आप लोग इस जजमेंट को जान गए हैं, लेकिन हम फिर भी इस जजमेंट का रैशनल देखेंगे। जजमेंट का नाम क्या है? ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025। कल ही ये पर्टिकुलर जजमेंट आया है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया है प्राइमेसी ऑफ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ओवर एनआरसी इंक्लूजन। यानी अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को फॉरेन डिक्लेयर कर दिया गया है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के द्वारा। अब ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का मतलब ये नहीं है कोई ट्रिब्यूनल इज आउटसाइड द इंडिया। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल दिस इज इनसाइड इंडिया ओनली। ये बेसिकली सिटीजन को ये डिसाइड करता है कि ये फॉरेनर है या फिर इंडियन सिटीजनशिप है। तो ऑलरेडी अगर किसी एक पर्सन को फॉरेनर ट्रिब्यूनल के द्वारा फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया गया है और कॉन्सिक्वेंटली ये पता चले कि उसका नाम एनआरसी लिस्ट में था, तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स का जो पर्टिकुलर डिसीजन है वो अपहेल्ड किया जाएगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी इन फ्रंट ऑफ द एनआरसी। ठीक है, तो ये रॉफिकुल हक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। दोनों ही जजमेंट्स को हम एनालाइज करेंगे बहुत ही ब्रीफ में हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। @दीक्षा चौधरी जुडिशरी, दिस इज माय टेलीग्राम handle where you can find me, where you can find this PDF and other things. Also, if you want to receive this particular PDF on your WhatsApp or your email ID every day in a timely manner, आप कहीं से डाउनलोड नहीं करना चाहते, ज़्यादा झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हो, टाइमली मैनर में आपके पास खुद PDF आएगा रोज़ व्हाट्सएप पे या ईमेल पे। आपको क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, उसमें एक गूगल फॉर्म है, उसको फिलअप कर दीजिए, बस दैट्स इट। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट किया है 3 ईयर प्रैक्टिस को, और यहाँ पे रिक्वायरिंग अ मिनिमम ऑफ 3 ईयर लीगल प्रैक्टिस फॉर कैंडिडेट्स एस्पायरिंग टू जॉइन जुडिशियल सर्विसेज। सो now onwards, anybody who wants to join the judicial services, he or she has to fulfill the requirement of 3 year practice. So after he or she completes his LLB, after that he has to practice for 3 years and then can appear in the judicial services examination. This decision marks a significant shift from the previous policy that allowed fresh law graduates to enter जुडिशरी विदाउट प्रायर कोर्ट रूम एक्सपीरियंस। सो पर्टिकुलरली 2002 से अब तक लगभग फ्रेशर्स को ही अलाउ किया जाता था। इफ यू आर अ लॉ ग्रेजुएट, यू आर अलाउड टू एंटर द जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, बट दिस पर्टिकुलर जजमेंट इज अ शिफ्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रूल। की पॉइंट्स देखते हैं। मैंडेटरी लीगल प्रैक्टिस कर दिया गया है। नाउ कैंडिडेट्स जो है मिनिमम 3 ईयर प्रैक्टिस का एलिजिबल होना चाहिए एंट्री लेवल ऑफ जुडिशियल पोजीशंस। एंट्री लेवल ऑफ जुडिशियल पोजीशन मतलब आप पीसीजे का एग्जामिनेशन देते हैं, जुडिशियल जेएम फर्स्ट क्लास के ज़्यादातर पोस्ट पे आप जाते हैं, तो उस पोस्ट के लिए, एंट्री लेवल पोस्ट के लिए आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस तो चाहिए होगा 3 ईयर्स का। ये क्यों हुआ है? मूव एम टू एंश्योर जजेस हैव एडिक्वेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिफोर एडजुडिकेटिंग मैटर्स दैट इम्पैक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो बेसिकली देखो, कहने की बात ये है कि जो जज होता है, ठीक है, उसके पास एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि बहुत ही बड़ी ड्यूटी होती है न्याय करने का, डिसाइड करने का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी की लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन डिसाइड करने का, किसी की लिबर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन डिसाइड करने का, किसी की संपत्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन डिसाइड करने का। ठीक है, तो उसको एक्सपर्टीज होना चाहिए, उसको ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, उसको चीज़ों की समझ होनी चाहिए। ठीक है, एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट को प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, यहाँ पे कोर्ट ने बोला, वो उससे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं रह पाता है। ठीक है, तो जिससे कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन हो, इसीलिए दिस स्टेप इज मैंडेटरी। एग्जेम्पशन फ्रॉम फॉर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, दिस इज पर्टिकुलर रे ऑफ होप that has been given to the aspirants right now, to all the candidates who have filled the earlier forms, जो भी अभी तक रिलीज हुए थे अभी तक फॉर्म्स, लाइक दी गुजरात जुडिशियल सर्विसेज, कर्नाटका, केरला, उत्तराखंड, IJS, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम, lot of vacancies were there when we saw 2025 coming. A lot of the vacancies were also coming, but nonetheless, because of this decision, all the vacancies were put on hold. So all those vacancies will carry on like that only. They are exempted from this particular rule. So all the freshers, all the law graduates have this particular last chance to become a judge without getting into this 3-year rule requirement.
Let us see recognition of law clerk experience. Here, you know, if you work as a law clerk, Supreme Court has specifically clarified if you're working like a law clerk after your freshers, after your graduation, then this law clerk wala experience would also be counted within your 3 year का experience. मतलब पूरा कुल मिला के, you know, the basic rationale, the basic reason is you should get practical knowledge. And when you are a law clerk, you are working under any senior advocate, you're working with a law firm which deals with the court matters and practical application and everything, then that experience will be counted in your 3 year practice. This provision acknowledges the value of practical exposure obtained through clerking position. Rationale behind the decision, the court observed that appointing fresh law graduates without practical knowledge has led to a lot of challenges in judicial system over the past 2 decades. It emphasized that the theoretical knowledge alone is insufficient to take up the responsibilities of a judicial officer. And also the High Court, you know, the High Court, various High Courts have contended that whenever a fresh judicial officer is appointed, he gets arrogant, he has some behavioral issues, he develops certain behavioral issues over time, and he doesn't know, you know, how to act or how to react in a courtroom. So that was one of the most concerning points. Advocates and the High Courts also were in favor of this particular statement. So characteristics, judicial position, new versus old. Let us see. Old criteria mein there was no legal practice. Ongoing recruitment mein there is no legal practice. Law clerk experience was not considered because we didn't need experience earlier. Certifications were not required because we did not needed experience earlier. But now under the new criteria, you must have 3 year practice. Under the existing criteria, your law clerk experience would be counted and you would be requiring a certificate of practice. All right, certificate. Implementation and compliance. So how, you know, particularly this particular judgment has come, लेकिन ये किस तरीके से कंप्लाई करवाना है, किस तरीके से लागू करवाना है, इस पर्पस के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वेरियस हाई कोर्ट्स को और एज वेल एज वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्टिव्स दिए हैं, राज्य सरकारों को डायरेक्टिव्स दिए हैं कि ये जो रूल हमने बताए हैं एज अर्ली एज पॉसिबल इनको इंप्लीमेंट कीजिए, अपने अपने स्टेट्स में काम चालू कर दीजिए, लॉज बनाना शुरू कर दीजिए, रूल्स चेंज करना शुरू कर दीजिए. एडिशनली कैंडिडेट्स मस्ट ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल जज or senior advocate attesting their experience. This is basically about like whenever you have completed your LLB, you know, you need 3 years practice experience. But you know, there are certain candidates who just after they have done their LLB, they're smart enough that they have done their enrollments, they have obtained these certificates, you know, they have done all the documentation, they have cleared the AIB examination, but they have not actually gone to the courtrooms. They are not going to the courtrooms. All right, so to overcome such situations, Supreme Court has said that you have actually practiced for 3 years. There shall be a certificate. You shall require a certificate by a principal judge or by an advocate who have at least practiced for 10 years. All right, so this certificate by an advocate practice for 10 years shall also be enrolled by the principal judge. All right, so principal judges usually of the district judge level. All right, next let us see, talks about the citizenship point. This says that the Supreme Court affirms primacy of foreigners tribunal over NRC inclusion. For example, if you know already a foreigners tribunal has said that this particular person is a foreigner, he doesn't hold an Indian citizenship, he's a foreigner, but he has his name in the NRC list, then what will prevail? The foreigners tribunal, yahan pe award shall prevail. In the landmark ruling, let us see what is the case. What is the case? Rafiq Haq versus the Union of India. Supreme Court has held that the inclusion of an individual's name in the draft register of citizens does not override prior declaration by a foreigners tribunal declaring the person as a foreigner under the Foreigners Act 1946. So the foreigners tribunal has already declared this person a foreigner under the Foreigners Act of 1946. But consequently, we saw his name in the NRC list, that is the National Register of Citizens.
Alright, so basically the appellant, who is Rafiq Haq, declared a foreigner by a foreigners tribunal in March 2017. Subsequently, his name appeared in draft NRC in 2018. A reference was made by the Superintendent of Police Siva Sagar to the foreigners tribunal, alleging that Rafiq Haq was an illegal foreigner residing in Assam. So he was an illegal foreigner who was residing in Assam, and the action was taken by the Superintendent of Police of Assam only. On receiving notice, the appellant contested the claim, asserting the Indian citizenship by birth and lineage. So when this particular person got notice that you are not an Indian citizenship, you are a foreigner, and you have been declared so by the Foreigners Act, by the Foreigners Tribunal. All right, so this person basically contended that no, I am an Indian citizen. इसने बोला कि भाई मैं भारत का नागरिक हूँ, और किस तरीके से आई एम इंडियन सिटीजन, बाय बर्थ एंड बाय लीनियज. ठीक है, मैं पैदा भी यहीं हुआ हूँ, आई हैव द सिटीजनशिप बाय बर्थ, एंड लॉट ऑफ माई फैमिली मेंबर्स आर रिलेटेड फ्रॉम इंडिया ओनली. सो इसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई किया? इसने रिलाई किया डुप्लीकेट स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट पे, वोटर्स लिस्ट जो इसकी बनी थी 1966, 1917, 1993, 2010, 2016. इसने बोला कि ये देखिए, लिंकिंग हिज एंसेस्ट्री एंड फैमिली मेंबर्स टू इंडिया, कि मेरा वोटर्स लिस्ट में नाम इन सारी ईयर्स में था और मेरा फैमिली मेंबर्स और बहुत सारे रिलेटिव्स इंडिया से रिलेटेड है. द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल रिजेक्टेड हिज क्लेम पॉइंटिंग टू इनकंसिस्टेंसीज इन फैमिली रिकॉर्ड, particularly discrepancies in name, addresses and ages. So foreigners tribunal ने इसके सारे ये claims रिजेक्ट कर दिए थे, ये बोल के कि ये सारे जो हैं डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स है, गलत डॉक्यूमेंट्स है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, फैमिली का ये जो भी यहाँ पे कंटेंट कर रहा है वो सारा गलत है. ठीक है, द गुवाहाटी हाई कोर्ट, मामला जो है ट्रिब्यूनल का गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी गया, और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को अपहेल्ड किया. ठीक है, साइटिंग मेजर डिफेक्ट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस इन दी अपीलेंट्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ठीक है, तो मामला फिर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के मामले को अपहेल किया, एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया. एक बार हम यहाँ पे टाइमलाइन देख लेते हैं. 2016 में एसपी ऑफ पुलिस ने यहाँ पे रफीक को बोला कि देखिए ये इलीगल रेजिडेंट है, ये ऑलरेडी फॉरेनर डिक्लेयर्ड है. 2017 में रफीक डिक्लेयर्ड अ फॉरेनर बाय ट्रिब्यूनल के द्वारा, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के द्वारा, जो इंडिया का ही ट्रिब्यूनल है, ये रफीक हक को एक फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया गया, फॉरेनर घोषित कर दिया गया. रफीक कंटेस्टेड क्लेम असर्ट्स इंडियन सिटीजनशिप थ्रू रिटन स्टेटमेंट. 2018 में ट्रिब्यूनल के अवार्ड आने के बावजूद भी इसने कंटेंट किया कि मैं इंडिया का सिटीजनशिप हूँ, इंडिया की सिटीजनशिप होल्ड करता हूँ. 2017 में देखो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने इसकी क्लेम को रिजेक्ट भी कर दिया था. नेम अपीयर्स इन ड्राफ्ट एनआरसी. 2018 में इसका एनआरसी में नाम आ गया. ठीक है, एनआरसी, ड्राफ्ट एनआरसी, नॉट एनआरसी बट ड्राफ्ट एनआरसी, यानी रफ एनआरसी में इसका नाम है. गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया ट्रिब्यूनल का ऑर्डर कि भाई ये फॉरेनर ही है, इसके सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंटेशंस झूठे हैं. और 2019 में सुप्रीम कोर्ट में इसने एम्फसाइज किया ट्रिब्यूनल की प्री डिसेंस को. ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन रही है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती है. ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल एंड ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा emphasize that the declaration by a foreigners tribunal holds precedence over the inclusion of a name in the NRC. तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल का जो यहाँ पे पर्टिकुलर रूलिंग है वो अपहेल्ड करी जाएगी इन फ्रंट ऑफ द ड्राफ्ट NRC. The court stated that the appellant failed to provide consistent and credible documentation such as voters list and school record to establish his citizenship as required under the section 9 of the Foreigners Act. तो ये वोटर्स लिस्ट, अपने स्कूल के डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं प्रस्तुत कर पाए अकॉर्डिंग टू द फॉरेनर्स एक्ट. तो भाई इनको जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फॉरेनर ही डिक्लेयर किया गया, क्योंकि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का जो अवार्ड है वो अपहेल्ड किया गया. यहाँ पे एक अर्लियर रूलिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने रेफर करी थी, और ये रूलिंग थी अब्दुल कुडास वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया. Reinforce that an individual's inclusion in the NRC does not negate a foreigners tribunal's declaration of their status as a foreigner. तो ये पर्टिकुलर 2019 का जजमेंट था, इसमें सेम ये बात ऑलरेडी पहले भी रीअफर्म हो चुकी थी. तो दैट इज ऑल अबाउट. बहुत छोटा सा मैटर है, इसको बहुत ही छोटे से लैंग्वेज में आप समझ सकते हो. और ये हमारा देखिए, ये हमें पता तो चल चुका है जजेस, ये जो हमारा ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का केस है 3 ईयर प्रैक्टिस से रिलेटेड. बट नॉनदलेस हमें रैशनल जानना ज़रूरी है कि इन केस कल आप ही जुडिशरी के किसी इंटरव्यू में बैठ गए हैं और आपका ही ओपिनियन मान लिया, पूछ लिया जाए कि वेदर दिस 3 ईयर प्रैक्टिस इज मैंडेटरी और नॉट,
whether this is required or not. What do you feel about the judgment? So you should have a rationale behind your particular answer. So that is it all about, that is it all, that is it for today. Do share this video with your friends too, अगर आपको लगता है कि this can be beneficial for them also. Thank you everyone.